अस्सलाम वालेकुम। न्यू युवा परिवर्तन के ज़रिए इस प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है और अभी अभी आपने न्यू युवा परिवर्तन के सेक्रेटरी जनाब राजिक साहब से जो भी उसकी रुदात सुनी है, उन सब के लिए मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मंच पर विराजमान इस शहर के मेयर, या यूँ कहिए बहुत ही यंग मेयर, और हमारे CSRE के प्रेसिडेंट रऊफ शेख साहब और CEO साहब महबूब खान साहब, और सामने जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको मैं एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ। और बिलखुसूस उन बच्चों से को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कारकर्दगी जो बाहर बोर्ड में नुमाया है वो इनामात हासिल करेंगे, और वो बच्चियाँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के तालीम के मैदान में हिस्सा लिया है। तो मुझे अभी राजिक साहब ने कहा कि आप कुछ करियर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये बड़ी समझ दी इन यंग बच्चों में कि उन्होंने एक तंजीम कायम की, और वो तंजीम का बेस जो बना वो हम लोगों की पस्ता हाली या मुस्लिम कौम की पस्ता हाली देखकर वो तंजीम बनाई गई। दरअसल छिंदवाड़ा एक बड़ी अजीब सी जगह है और आप सब उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट अगर MP में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन शहर की तो कुछ ज़्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ 4-5% मुस्लिम आबादी है। शहर में 11-12% होगी। उसमें से भी वो बच्चे जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी की, उनका यहाँ इस्तकबाल करने के लिए, उनको फेलिसिटेट करने के लिए इन यंग बच्चों ने या उनके साथ जो बुजुर्ग शामिल हैं उन्होंने जो बीड़ा उठाया, ये ठीक वैसा है जैसे आप एक बाग लगाएं और उस बाग में कुछ पौधे लगाएं और फिर उन पौधों को अगर आप पानी ना दें तो आप यूँ समझिए कि वो बाग मुरझा जाएगा। इसी तरह ये बच्चे जिन्होंने इतने कम तादाद के होने के बावजूद भी ऐसी कारकर्दगी की कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नीट क्लियर कर रहा है, कोई JEE क्लियर कर रहा है और अपने कैरियर को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों की परवरिश बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे मिसाल बनते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई अपनी शुरू कर रहे हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा और बिलखुसूस कैरियर के हिसाब से हम बात करना चाहेंगे। कैरियर के सिलसिले में ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। वक्त मेरे पास थोड़ा सा मैं हो सकता है कि राजिक साहब से मैं कहूँगा कि वक्त मुझे कितना आप देंगे वो देखिएगा, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करने की कोशिश जरूर करूँगा। इन सब में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले दिल में एक अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, एक आग लगना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। ये पहली स्टेज होती है कैरियर में कुछ हासिल करने की। अगर ख्वाहिश नहीं है तो आप क्या बनेंगे। ख्वाहिश आपके अंदर या तो अल्लाह ताला जगाता है या वो मिसालें दूसरों की लेके वो ख्वाहिश पैदा करता है अपने अंदर कि मुझे कुछ बनना है। उस बनने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि उस बनने के लिए आपको सोचना क्या क्या चाहिए। देखिए, एक इंसान की उम्र 60 साल एवरेज मान लीजिए, 70 साल मान लीजिए, मेडिकल सुविधाएं बड़ी अच्छी हो गई हैं, तो उसमें से अगर आप एक्टिव लाइफ देखेंगे तो आपको 40 साल की एक्टिव लाइफ आप गुजारते हैं। ये बच्चे गौर से सुने, और जो इधर भी बैठी हैं मेरी बेटियां, बहनें,
और मेरी बुजुर्ग कुछ और यहाँ पे खवातीन होंगी, वो भी सुने, आप भी सुनिए कि ये एक आप 40 साल को अगर घंटों में तकसीम करेंगे तो 80,000 घंटे कुछ होते हैं। 80,000 घंटे आपको कैसे गुजारने हैं, ये आपको तय कब करना है? जब आप छोटी उम्र में हैं, 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, क्योंकि 10वीं बहुत फाइनल स्टेज एक होती है। ये 80,000 घंटे गुजारना कैसे है मुझको? अगर आपके दिल में ये सोच पैदा हो गई तो समझिए कि आप कैरियर के प्रति क्या हैं? जागरूक हैं। भाई वो बच्चे जो मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन सक रहे हैं, जब मैं सवाल करता हूं तो जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ये बच्चे क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। ये जागरूक होना चाहिए, यानी उनके अंदर एक लौ जल गई कि मुझे कैरियर कैसे चुनना है। और कैरियर के लिए आपकी बहुत सी चीज़ें होंगी कि भाई आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके पास कॉलेज है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें अब ऐसा मानिए कि ये बेमानी चीज़ हो गई। एक दौर था कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तो मदद करने वाले तैयार खड़े हैं, आपको बताने वाले तैयार खड़े हैं, आपको पैसा देने वाले तैयार खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। कहाँ से आना चाहिए? आपके अंदर एक जागरूकता आना चाहिए, एक लौ चलना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। अब इसके लिए आपको खुद अपने से लड़ाई करना है। एक रास्ता ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ, 12th करूँगा, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दूंगा, नीट का दूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। इसके दरमियान में बहुत बड़ी दुनिया है, वो भी मैं आपसे बताने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ होती है SWOT, उसको कहते हैं SWOT एनालिसिस। जो गौर से बच्चे चाहें वो सुने इसको, वरना तो जिंदगी चलती रहती है। SWOT एनालिसिस करिए और वालिदैन भी इसको गौर से रखें, सुने कि SWOT एनालिसिस क्या चीज़ है। देखिए, S स्ट्रेंथ करता है स्ट्रेंथ के बारे में, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और W फॉर वीकनेसेस और T फॉर थ्रेट। अब ये क्या चीज़ है कि आप जो है वो SWOT एनालिसिस जब करेंगे अपनी, तो आपके अंदर क्या ताकत है। वालिदैन भी जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि मेरे अंदर ये ताकत है, मैं ये हासिल कर सकता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि एक 4.5 फुट या 5 फुट का आदमी है और कहे मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है? तो ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? एक अच्छी आवाज़ है। आप एक अच्छे स्पीकर तो बन सकते हैं, लेकिन आप मिलिट्री में नहीं जा सकते, ये वीकनेस हो जाएगी। इसी तरह पढ़ाई में मुझे बड़ी जल्दी याद हो जाता है, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये वीकनेस आपकी क्या है? सिर्फ हाइट हुई, बाकी सब कुछ स्ट्रेंथ है आपकी। और अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर हर बच्चा चाहे जो 10वीं में है या 12वीं में कि मैं टीचर बनूंगा, तो ये आपका थ्रेट होगा। थ्रेट क्यों होगा? कि हर बच्चा जो पढ़ रहा है, क्या हर बच्चा टीचर बनेगा? तो टीचर बनने में क्या मुमकिन है हर आदमी बन जाएगा? क्या इतनी पोस्ट होती है? तो रास्ता ऐसा चुनो, अपनी जो आपकी वीकनेस है उसको पार करते हुए ऐसा रास्ता चुनो कि जो इजीली अवेलेबल हो, आप इजीली बन सकते हैं। डॉक्टरों की कमी हमेशा होती है, डॉक्टर के लिए कोशिश करेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई, SWOT एनालिसिस करिए और एक बार आप देख लीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं तो अपने लिए आप खुद लड़िए, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। आप पहले खुद लड़ेंगे कि नहीं मुझे ये बनना है, और आप बन के दिखाऊंगा। और जब बन जाएंगे, आपने तय कर लिया कि मुझे करना है। मानिए आपको पुलिस में जाना, आपने तय कर लिया, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत होती है भर्ती में? आपको दौड़ना आना चाहिए, आपको कूदना आना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत भी होना चाहिए। तो ये अपने आप को अब वहाँ पे लगा दीजिए फुल्ली कि मैं ये करना चाहता हूँ। और पहले आप अपने आप को पहचानिए, फिर जिस कैरियर को आप चुन रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। जानकारी कैसे हासिल करेंगे? जैसे करियर गाइडेंस सेंटर यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर, ऐसे नागपुर में भी है जिसके प्रेसिडेंट रौशद साहब हैं। बस फर्क हमारे तंजीम और आप में ये है, आप यंग हैं, सब युवा हैं,
हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रिटायर्ड हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, आप आइए, एक बार तय करिए कि हमको ये बनना है और उसके बाद आप हमारे पास आइए। तमाम रास्ते हम आपको बताएंगे कि ये आप बन कैसे सकते हैं और क्यों नहीं बन सकते ये भी बताएंगे आपको। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बार जब आपको अवेयरनेस हो जाए और आप तय कर लें कि मुझे ये काम करना है, तब आपका एक्शन शुरू हो जाना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया आई कैन डू इट, तो समझिए कि आपने आधी जंग जीत ली। अब अगर आपने मानिए तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, इत्तेफाक से मैं कंपटीशन देना चाहता हूँ, आप में से हर बच्चा आईएएस बन सकता है। आईएएस की कितनी पे कोशिश होती है, आईआईटी में जा सकता है। नहीं होता तो आपको 2 गोल तो हमेशा तय करने चाहिए। क्या गोल तय करने चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तब मैं ये कर लूँगा, अगर ये चीज़ में मैं लगा रहा और सारी उम्र निकाल दी तो क्या फ़ायदा। तो आपको 2 गोल हमेशा तय करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म गोल। देखो 1 साल में कोशिश करूंगा कंपटीशन में बैठने की, नहीं आया तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं किसी आईआईटी नहीं तो किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़रूर चला जाऊंगा मैं, और वहां से मैं वो परसेंटेजेस हासिल करूंगा और इक्विवेलेंट टू आईआईटी हो जाऊंगा मैं। ये आपके 2 गोल होना चाहिए। और इसके बाद ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखिए कि चेंज इज कांस्टेंट। चेंज हमेशा होता रहता है और करना चाहिए लाइफ में। उसके बाद अपनी जर्नी पे आपको फोकस करना है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हुआ आप अपने दिल की सुनिए। ये ना कहिए कि अब्बा कह रहे थे कि तू डॉक्टर बन जा और बच्चे के अंदर कोई अहलियत नहीं है और बच्चा कोशिश करता रहा डॉक्टर की और नहीं बन पाया, आखिर में वो फेलियर हो गया। तो आपको अपने लिए लड़ना है, अपने दिल की सुनना है। आप भूलिए, आप में से बहुत से लोगों ने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की, देखी? कौन सी बताइए? 3 इडियट्स, यस करेक्ट। तो आप अपने दिल की सुनिए कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और आप किसी के बहकावे में मत आइए। ना ये सोचिए कि मेरा पड़ोसी ये बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। उसके अंदर दूसरी सलाहियत है, आपके अंदर दूसरी सलाहियत है। और हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। फिर और अपने ऊपर यकीन जरूर रखिए। ये बातें तो मैंने कैरियर गाइडेंस के सिलसिले से बताई, और मैं कुछ चीज़ें आपको एक ऐसी बताना चाहता हूँ कि देखो, इंजीनियर और डॉक्टर या कुछ नहीं तो टीचर, ये 3 प्रोफेशन ऐसे हैं कि हर आदमी इसके पीछे भागता है। इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वक्त मेरे पास कम है, फिर आपसे दूसरी बातें करूंगा कुछ। एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है। एयरपोर्ट में जब आप कहीं जाते हैं तो पहला काम ट्रॉली लेने से होता है और आखिर तक प्लेन उड़ाने वाले तक होता है, यहाँ तक होता है, पायलट तक। इसमें कि इसके बीच में आपकी टिकटिंग होती है, आपके पास बनते हैं, आपका सामान कहाँ जाएगा वो भी होता है, एयरपोर्ट में कौन से प्लेन लैंड हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है। तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट शॉर्ट में मैं बताता हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग आजकल अमेजन और फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आपके दिमाग में कैसे डालना, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसमें अपने बच्चे, खासतौर से मुस्लिम बच्चे, बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छा जहन होता है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से उनको बहुत बचपन से किसी को ज़्यादा किसी को कम तारुफ करा दिया जाता है, और वो उसको जानते हैं कि कैसे हमको फॉलो करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कार्गो मैनेजमेंट, आप एक सामान एक जगह से दूसरी जगह तक, बड़े बड़े जहाज, चाहे शिप में हो या एयरप्लेन्स में हो, वो जाता है, तो कार्गो मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको ढूंढना चाहिए। अब इनकी डिटेल्स कैसे मिलेंगी? तो ये जैसे इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर है, ऐसे नागपुर में भी है, हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं। कभी ऐसा कोई सेशन हो कि जिसमें हम 1 to 1 बात कर सकें, तो हम ये बात बता सकते हैं आपको। मर्चेंट नेवी का एक कोर्स है,
ज़बरदस्त पेमेंट वाला है। जैसे फायर इंजीनियरिंग है, ऐसे मर्चेंट नेवी भी है। इसको ज़रूर गौर करना चाहिए। और मर्चेंट नेवी में, शिपिंग इंडस्ट्री में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे, इरफान साहब अभी बड़ी अच्छी तिलावत उन्होंने करी कि बीएससी इन रेनल टेक्नोलॉजी, यानी घर में बुजुर्ग बीमार हैं, उनको किडनी खराब है उनको डायलिसिस चाहिए, इसके लिए बेपनाह कोर्सेज हैं, आप कर लीजिए। और उससे रिलेटेड सैकड़ों कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं कि बुजुर्गों की खिदमत कैसे की जाए, उनको कैसे घर में देखा जाए, अगर ये किडनी इसकी ख़राब है तो कैसे उसका करें, एक्सरे टेक्नीशियन क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस कैसे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो 80-90% आज लेके जिन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन एक परसेंटेज तो बहुत है जो 50 से लेके 70-80 के बीच में है। उनको इन कोर्सेज की तरफ गौर करना चाहिए। और उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में है, जर्नलिज्म में है। भाषण ऐसे खड़े होकर स्कूल में बच्चे आपस में बहुत देते हैं, लेकिन जब जर्नलिस्ट बन जाता है तो उसका तरीका क्या होता है वो सीखना चाहिए। यहाँ तक कि खाना टेस्ट करना, चाय टेस्ट करने के भी कोर्स होते हैं। जो हम चाय की पत्तियाँ लेते हैं, जब ये आती है चाय बागान से, तो उसकी क्वालिटी कैसे तय की जाए, वो सिर्फ चाय का घूंट पीता है और बताता है इसका रेट ये होगा और उसकी बात मानी जाती है। टी टेस्टिंग के कोर्सेज होते हैं, ये अपने आप को डेवलप करना चाहिए। आरजे वीजे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, इसके भी कोर्सेज होते हैं। जिस तरह से रिटेल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, हर चीज़ के लिए पढ़ाई अवेलेबल है। जज्बा आपके अंदर होना चाहिए और आपको लोगों से मिलना चाहिए जो ये बता सकें। अब ये तमाम बातें मैंने बता दी। अभी इन्होंने अपने, राजिक साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। 13.4% अगर सच्चर कमेटी ने कहा कि आपकी पॉपुलेशन है 2011 में, तो हम नौकरियों में 3% हैं, कहीं अब उससे भी कम है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप इसमें एक अल्लामा इकबाल के कुछ अशार मैं पढ़ता हूँ और मुमकिन हुआ तो उसकी तशरीह भी करूँगा कि देखिए, एक फूल नज़्म लिखी थी अल्लामा इकबाल ने, और इसके बाद अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। फूल नज़्म लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने, एक शेर है उसका, सनोबर एक दरख्त होता है, बहुत ऊंचा होता है, जो सबसे अलग हट के दिखाई देता है। ऐसा मानिए चीड़ का दरख्त हो गया। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पावा गिल भी है, गिल कहते हैं मिट्टी को। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पावा गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में रह के हासिल आज़ादी को तू कर ले। आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, समाज की रहेंगी, पॉलिटिकल रहेंगी, घर की रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि उस पेड़ की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा जो बाग में तो है, आज़ाद भी है, सबसे ऊंचा दिखता है, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंसे हुए हैं। ये उसकी पाबंदी है कि वो जा नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद हर शख्स उसको पहचानता है। और देखो, सिर्फ अपने लिए काम करो, दूसरा क्या कर रहा है वो छोड़ दो। बच्चों से मैं कहता हूँ, बड़ों से भी कहता हूँ कि देखो ये आदत छोड़ दो, क्योंकि वो फूल का जो पहला शेर है उस नज़्म का, वो कहता है, तुझे क्यों फिक्र है ऐ गुल दिले सज्जाद बुलबुल की। अगर वो फूल है तो कहता है, तुझे फिक्र क्यों हो रही है कि बुलबुल का दिल 100 टुकड़े में बटा हुआ है, उसके घर में ऐसा हो रहा है, इसके घर में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इन बातों में उलझो मत। उनको कहता है कि तुझे क्यों फिक्र है ऐ गुल, फूल को एड्रेस कर रहे हैं, दिले सज्जाद बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। पंखुड़ियां सब अलग अलग हैं, वो फटी हुई है, पहले तू कोशिश कर इनको तो सिल ले, दूसरे के दिल की क्या फिक्र कर रहा है। मतलब ये कि आप अपने बारे में खुद जागरूक होइए, अपने आप को समझिए। आप वो धंधे में मत फंसिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे बांध दिया, मैं ये कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। तो आप इस दो अशार को गौर से सुनिए और याद रखिए। उर्दू मीडियम से बहुत बच्चे होंगे यहाँ पे, या हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं। तो आप जो है इन अशार को करिए। और फिर बाद में एक शेर और पढ़ता हूँ और बात ख़त्म हो जाएगी
कि बहुत अच्छी एक नज्म है। वो कहता है कि देख फरियाद न कर, देख फरियाद न कर, सर न झुका, पांव उठा, सबसे पहला तुझे चलना है, पांव उठा, नाचते नाचते आज़ादी के खातिर मर जा, कल को जो लोग करेंगे तू अभी से कर जा, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। आपके अंदर बंदिशें हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी, मजहब की भी हैं गाइडेंस, समाज की भी है, पैसे की भी है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको रक्स करना है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, और जब आप आगे बढ़ेंगे तब एक वक्त आएगा, अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, जब आपने अचीव कर लिया तो आप अचीवर्स हो गए। आज जैसे जिन्हें मेडल्स दिए जाएंगे, तो आप जब अचीव कर लेंगे तब आपके साथ दुनिया अपने आप आके खड़ी हो जाएगी। तो ऑलवेज बिकम एन अचीवर, नॉट ए लूजर। और परसेंटेज कोई भी आई हो, 50 आई हो, 60 आई हो, 70 आई हो, 80, 90, हर परसेंटेज अच्छी है। उसके एतबार से अगर आपने कोर्सेज चुने, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात यहाँ तक मैं कह चुका हूँ। और कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई इंडिपेंडेंट सेशन हुआ स्टूडेंट्स के साथ, तो इंशाल्लाह और बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात ने मुझे यहाँ बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट थोड़ा सा आप मिनरल इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोबारा आपके पास यूँ आना पड़ा कि मैंने सब कोर्सेज के बारे में बताया और मिनरल इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में हूँ मैं, तो मैं ये चाह रहा था कि उसके बारे में भी मैं बता दूँ ये कौन सा कोर्स है और कैसे किया है। और लड़के खास तौर से, और लड़कियाँ भी, क्योंकि यहाँ लड़कियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग गौर से सुनिए जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई और 10वीं के बाद से ही मैंने जियोलॉजी पढ़ना शुरू की। जियोलॉजी क्या चीज़ होती है? जो पत्थरों की मालूमात करती है, और ये मालूमात करती है कि आपकी ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर कौन से मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम दिन ब दिन करते हैं। मैंने हर तरह के मिनरल में काम किया है, कोयले में काम किया, लोहे के लिए माइंस में काम किया, कॉपर की माइंस में काम किया, लेड सिंक की माइंस में काम किया, यहाँ तक कि बॉक्साइट में किया जिससे एल्यूमिनियम बनती है। सोने की खदानों में मैंने काम किया। हिंदुस्तान में 2 बड़ी खदानें काम करती हैं, एक सिंहभूम में है, उसका भी मैंने काम किया। कर्नाटक में मैंने काम किया। तो जब ये जियोलॉजिस्ट जो होता है वो पत्थरों की पहचान करता है, पत्थरों को जानता है, इसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है? जियोलॉजी। और जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो तमाम साइंसेस की माँ कहा जाता है। इसको जानने के लिए आपको हर चीज़ जानना पड़ेगा। अल्लाह की कुदरत में जितनी भी चीज़ें हैं, आसमान, ज़मीन, ज़मीन के नीचे, ये तमाम चीज़ें पता करेंगे। और ये जियोलॉजिस्ट का काम होता है, पहले बॉटनिस्ट का, पैलियोजोलॉजिस्ट का, कि वो पता लगाए कि भाई यहाँ पे डायनासोर कहाँ थे, उसके अंडे कहाँ मिलते हैं पुराने, ये कोयल का फूल कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है। जब ये मैं पढ़ता गया और मेरे ऑफिस में यूपीएससी से मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैं मिनरल इकोनॉमिक्स बन गया। इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो पैसे कौड़ी के बारे में हिसाब रखता है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। हम लोग मिनरल के बारे में खबर रखते हैं, और उसमें मैंने बहुत सी किताबें लिखी। मिनरल के बारे में खबर क्यों रखना पड़ती है? कि मानिए आपको तांबे की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, एसी के लिए, सब में तांबे की ज़रूरत है। आपके मुल्क में अगर तांबा कम है तो आप किस मुल्क से खरीदेंगे, और उस मुल्क से हमेशा दोस्ती बनाए रखेंगे, क्योंकि दुश्मन से तो सामान खरीद नहीं सकते। मिनरल इकोनॉमिक्स का यही काम होता है, वो पता लगाए कि आज ज़रूरत कितनी है, आगे कितनी पड़ेगी, कितना हमारे पास है ज़ख़ीरा, और कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा नया वर्ड है, लेकिन जो बच्चा चाहे वो 12वीं के बाद से जियोलॉजी पढ़े। नागपुर यूनिवर्सिटी में भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है, उस्मानिया में भी है। और आपको ताज्जुब होगा, एक बच्ची अमरावती की तरफ, वो बीएससी उसने अमरावती से किया और 95% मार्क्स स्कोर किए। एमएससी में उसको दाखिला चूँकि कंपटीशन से होता है नहीं मिल रहा था, करते करते उस्मानिया में गई। फर्स्ट ईयर में उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया। क्या है? बच्ची है। और वो माइंस में या जियोलॉजी पढ़ने में आपको पहाड़ों में भी जाना है, ज़मीन के अंदर भी जाना है,
ज़मीन में बहुत कई कई किलोमीटर पैदल चलना है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ता है। तो ये इतनी सी बात मैं बताना चाह रहा था। और अभी जो साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे, नाम मेरे जहन से एकदम से निकल गया, उन्होंने जो बात कही पेरेंट्स की, तो रोशन साहब उसमें कहेंगे। और हम लोग यहाँ पे CSRE से, नागपुर से हमेशा तैयार हैं, जिस तरह की भी यहाँ पे मदद चाहिए होगी हम हमेशा आने को तैयार हैं, अपना वक्त देने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।